ग्रेजुएशन सेरेमनी अभी खत्म ही हुई थी, लेकिन मेरी फियांसे लुओ जी ने मुझसे कहा कि वो अपने प्रोफेसर की रिसर्च असिस्टेंट बनने वाली है। ये सुनते ही मुझे समझ आ गया कि लुओ जी और उसके प्रोफेसर के बीच अफेयर चल रहा है। इससे पहले किसी ने मुझे एक छोटी सी वीडियो भेजी थी जिसमें मेरी फियांसे और उसका प्रोफेसर कॉलेज के एक क्लासरूम में बेहद करीब नजर आ रहे थे। वीडियो देखने के बाद मैंने चुपचाप अपना मोबाइल बंद कर दिया। मैं अपनी फियांसे के पास गया जो मैरिज की ड्रेस ट्राई कर रही थी, उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा कि मैरिज तय समय पर ही होगी। लेकिन तभी मेरी फियांसे का प्रोफेसर एक बच्चे को लेकर मैरिज की जगह पर आ पहुंचा। 2 साल पहले की बात है। हमारी सगाई की सेरेमनी में लुओ जी और मैंने सगाई की शराब पी ही थी कि तभी एक आदमी एक बच्चे को लेकर हॉल के बीचों बीच आ गया। जी, क्या तुम सच में मुझे और हमारे बच्चे को छोड़ने वाली हो? लुओ जी का चेहरा उसी पल बिल्कुल सफेद पड़ गया। मैं उसके कान के पास झुका और धीमी आवाज में कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे छोड़ने के क्या नतीजे होंगे। उसने अपने हाथ में पकड़े चमकीले लाल शराब के ग्लास को देखा और उसके कंधे हल्के हल्के कांपने लगे। बच्चा भी बिना किसी वजह के रोने लगा। मुझसे माफी मांगने के बाद लुओ जी बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ी और उनके साथ चली गई। डैड, आप इस मामले में क्या करना चाहते हैं? इतना कहकर मेरे डैड ने लुओ जी के पेरेंट्स को गुस्से से घूरा। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सालों में लुओ जी हमारे पारिवारिक समारोहों में बहुत कम आती थी। असल में वो जाकर उस बच्चे को जन्म दे चुकी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा लुओ परिवार ऐसी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करेगा। तुम्हारे परिवार के संस्कार सच में खराब हैं। मैं खिड़की के पास रखे फूलदान को देखते हुए थोड़ा खोया हुआ था। मुझे साफ साफ याद था कि उस समय लुओ जी ने मुझसे कहा था कि उसका सबसे बड़ा सपना एक फूलों की दुकान खोलना है। इसलिए जब मुझे पता चला कि ग्रेजुएशन के बाद भी वो यूनिवर्सिटी में रुकना चाहती है तो मुझे तुरंत महसूस हुआ कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। लेकिन मेरे दोस्तों को इस बात की ज्यादा परवाह नहीं थी। उसके नंबर अच्छे हैं। मुझे लगता है कि वो रिसर्च के क्षेत्र में कुछ हासिल करना चाहती होगी। मुझे ये बात बस मजाक जैसी लगी क्योंकि उन्हें लुओ जी और मेरी असली परिस्थितियों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जिस दिन लुओ जी ने यूनिवर्सिटी में कदम रखा था उसी दिन उसके पेरेंट्स ने उसके लिए एक अलग फंड तैयार कर दिया था। फूलों की एक दुकान खोलना तो दूर की बात थी, अगर वो पूरे शहर की हर फूलों की दुकान खरीदना चाहती तब भी उसके लिए कोई समस्या नहीं होती। इसलिए उसके लिए यूनिवर्सिटी में रुक कर रिसर्च करना और खासकर किसी प्रोफेसर की रिसर्च असिस्टेंट बनना बिल्कुल भी सामान्य बात नहीं थी। मैं उससे अलग था। मेरे डैड को मुझसे बहुत उम्मीदें थी और बचपन से ही उन्होंने मुझे कंपनी संभालने के लिए तैयार किया था। इसलिए ग्रेजुएशन के बाद मैं फाइनेंस और मैनेजमेंट की आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाला था। लेकिन बचपन से ही वो कभी बहुत दूर की सोच रखने वाली लड़की नहीं थी और मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी। वो जो करना चाहती थी मैं उसका समर्थन करता था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं देश छोड़कर जा रहा था और उसने मुझे फूलों का एक बेहद खूबसूरत गुलदस्ता दिया था। चिंता मत करो, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। शायद जब तक तुम वापस आओगे मेरी फूलों की दुकान खुल चुकी होगी और मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज भी दूंगी। बस इंतजार करना। हे। उसने मेरे माथे पर किस किया। मैं मुस्कुराया और सिर हिलाकर आखिरकार प्लेन में चढ़ गया और वो सबसे अच्छी फूलों की दुकान खोलने के लिए वहीं रुक गई। दोनों परिवार चाहते थे कि हमारी सगाई हो जाए। मैंने अकेले ही सारा दबाव सह लिया क्योंकि मैं लुओ जी के स्वभाव को जानता था। उसे आजाद जिंदगी पसंद थी, उसके लिए आजादी ही खुशी थी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस समय जिस सरप्राइज की उसने बात की थी वो असल में एक नाजायज बच्चा निकलेगा। मेरे दोस्त ने अपना ग्लास उठाकर मेरे ग्लास से टकराया और कहा, कोई बात नहीं, बस एक लड़की ही तो है। एक पेड़ छोड़ोगे तो पूरा जंगल तुम्हारे सामने होगा। लेकिन मैं अपने चेहरे पर मुस्कान तक नहीं ला पाया। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे क्योंकि मैं और वो इतने सालों से साथ थे। मेहमानों में से किसी की भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। पूरा हॉल खामोश हो गया। शियाओ परिवार के पेरेंट्स ने माफी मांगी और मेहमानों को विदा कर दिया। आखिर में पूरे बैंक्वेट हॉल में बस कुछ ही लोग रह गए। शियाओ भाई, इस बार गलती हमारी जी की है। हमें सच में बहुत अफसोस है। हमने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कुछ करेगी, यहाँ तक कि अपने ही प्रोफेसर के साथ रिलेशनशिप बना लेगी। हम इस मामले को सही तरीके से संभालेंगे। मैं मिस्टर और मिसेस लुओ की बातें और नहीं सुनना चाहता था। रहने दीजिए। आखिरकार वो आपकी अपनी बेटी है। ये आपके परिवार का मामला है और मुझे इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आज थोड़ा थक गया हूँ, इसलिए यहीं बात खत्म करते हैं। मैंने उन्हें साफ तौर पर जाने का इशारा कर दिया था। मिस्टर और मिसेस लुओ के चेहरे बेहद बदसूरत हो गए थे, लेकिन उनके पास अपना बचाव करने के लिए कोई शब्द नहीं था। मिस्टर लुओ मुड़कर जाने ही वाले थे कि उन्होंने दांत भींचकर मेरी तरफ देखा। शियाओ, मैं अपनी कंपनी के शेयर देकर तुमसे माफी मांगने को तैयार हूँ। अगर संभव हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे से तुम इस बच्चे को अपना मान लो। तुम ही उसके असली डैड बन जाओ। ये कितना हास्यास्पद था। अंकल लुओ, ये तुम्हारे लुओ परिवार की बदनामी है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी वजह से हमारा शियाओ परिवार भी सबके सामने बेइज्जत हो? मेरी सीधी बात सुनकर उनका चेहरा पीला पड़ गया। मैं अपने फैसले पर पूरी तरह अडिग था और वे आगे कुछ कह भी नहीं सकते थे, इसलिए उनके पास वहां से जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगली बार मेरी मुलाकात लुओ जी से एक एल्यूमनाई गैदरिंग में हुई। लुओ जी और शुयांग एक प्राइवेट रूम में बेहद करीब बैठे थे और दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी रोमांटिक रिश्ते में हो। बाकी एल्यूमनाई भी एक एक करके उन्हें बधाई देने लगे। लुओ जी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम असल में इतनी बड़ी अमीर लड़की हो। लगता है प्रोफेसर शू में सच में कुछ खास हुनर है। हाँ प्रोफेसर, तुम दोनों का बच्चा भी है। फिर अब तक हमें क्यों नहीं बताया? शुयांग ने लुओ जी के कंधे पर हाथ रखा और उसके चेहरे पर मीठी मुस्कान थी। ठीक है, उस समय हम दोनों के बीच सच में अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, लेकिन आज जब सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो आज का पूरा खर्च हमारी तरफ से होगा। इसे हमारी मैरिज की पार्टी समझ लेना। लुओ जी हल्के से मुस्कुराई, बिल्कुल एक नाजुक और मासूम लड़की की तरह।
सबने तुरंत उन्हें बधाई देना और शुभकामनाएं देना शुरू कर दिया। मेरी निगाहें ठंडी थीं। मुझे ये सब बेहद हास्यास्पद लग रहा था। साफ तौर पर लुओ जी और मेरी लगभग सगाई हो चुकी थी, लेकिन अब वो शुयांग और उनके बच्चे के साथ यहाँ खुलेआम अपना रिलेशनशिप दिखा रही थी। मेरा दोस्त तो मुझसे भी ज्यादा गुस्से में था। हम दोनों ने एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी और बाद में विदेश में भी एक ही स्कूल गए थे। वो विस्की का ग्लास लेकर भीड़ के बीच जा पहुंचा। प्रोफेसर शू, आपने तो इस रिश्ते को बहुत अच्छे से छिपा कर रखा, लेकिन आपकी मैरिज आखिर हुई कब? मुझे तो पता ही नहीं चला। उसने जानबूझकर मैरिज शब्द पर जोर दिया। लुओ जी और शुयांग के चेहरे तुरंत उतर गए। फिर उसने अपने हाथ में पकड़े ग्लास को हल्का सा घुमाया और व्यंग्य से मुस्कुराया। ओह हाँ, प्रोफेसर शू, क्या आपको पता था कि लुओ जी की पहले से ही सगाई हो चुकी थी? प्रोफेसर, किसी और की मैरिज शुदा जिंदगी के बीच में इस तरह दखल देना क्या थोड़ा घटिया नहीं है? सभी लोग हैरानी से आंखें फैलाकर एक दूसरे को देखने लगे। कमरे में मौजूद लोग समझदारी दिखाते हुए कई कदम पीछे हट गए और आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ ही पल पहले जो लोग उन्हें बधाइयां दे रहे थे, अब वही लोग पलटी हुई किताब की तरह अपना रवैया बदलकर उनकी बातें करने लगे। प्राइवेट रूम ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए उनकी फुसफुसाहटें लुओ जी और शुयांग तक साफ पहुंच रही थीं। लुओ जी ने मुझे बेहद तीखी और जहरीली नजर से देखा, फिर बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और सबके सामने सफाई देने लगी। जब हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो मैं इस बारे में ठीक से बता देती हूँ। यह सच है कि शियाओ लिन और मेरी बहुत पहले सगाई तय हुई थी, लेकिन वो फैसला दोनों परिवारों के पेरेंट्स ने किया था। महान छिन राजवंश को खत्म हुए बहुत समय हो चुका है और आज हर इंसान को अपनी खुशी चुनने का अधिकार है। कुछ लोगों की तरह नहीं जो आज के जमाने में भी पुरानी सामंती सोच से चिपके हुए हैं। मैं एक स्वतंत्र आधुनिक महिला हूं और मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं कि अपनी जिंदगी किसी और के फैसले के हिसाब से जीऊं। लुओ जी बोलते बोलते और भी ज्यादा घमंडी होती गई, जैसे ये उसकी अपनी व्यक्तिगत स्पीच हो। कुछ लड़कियों ने तो ताली बजाकर उसका समर्थन भी किया। मुझे ये सब सिर्फ हंसी के लायक लगा। क्या एक स्वतंत्र आधुनिक महिला होने का मतलब अफेयर करना होता है? और अब सारी नजरें मेरी तरफ मुड़ चुकी थीं। क्या उसे सच में लगता था कि मैं पहले की तरह हर चीज सहता रहूंगा? मेरे मुंह से एक तिरस्कार भरी हंसी निकली और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम शुरू से ही इस रिश्ते का विरोध करना चाहती थी? फिर अब तक बोलने की हिम्मत क्यों नहीं हुई? क्या तुम्हें नहीं पता कि इतने सालों में तुम्हारे लुओ परिवार ने हमारे शियाओ परिवार से कितनी सुविधाएं और फायदे लिए हैं? तुम्हारा बच्चा अब छोटा भी नहीं रहा। इतने सालों तक मुझसे कही गई तुम्हारी सारी बातें भी क्या झूठ थी? तुम्हारे पास सच बताने के इतने मौके थे, लेकिन तुमने क्या किया? अपने किए हुए कामों पर स्वतंत्र आधुनिक महिला का नाम लगाकर उन्हें सही दिखाने की कोशिश मत करो। तुमने जो कुछ भी किया है उसका एक एक हिस्सा घिनौना है। लुओ जी कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। शुयांग ने तुरंत उसे अपने पीछे कर लिया और मेरी तरफ देखते हुए कहा, शियाओलिन, तुमने गलत समझा है। जी बहुत पहले ही तुम्हें सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन तुम विदेश जाने वाले थे और उसे डर था कि इससे तुम्हारी जिंदगी प्रभावित होगी। उसने ये सब सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए किया। मैं उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। मुझे समझ नहीं आता कि एक प्रोफेसर भी इतनी बेशर्मी से झूठ कैसे बोल सकता है। तुम्हारी ये लॉजिक सच में कमाल की है। शायद इसी वजह से तुम दोनों एक साथ हो। सच में जैसी जोड़ी है वैसी ही मिली है। मेरा दोस्त भी अब और सहन नहीं कर सका। उसने सबके सामने मुंह बनाकर उल्टी जैसा इशारा किया। ये टीवी ड्रामा भी तुम दोनों के सामने कुछ नहीं है। प्रोफेसर शू, क्या आपका मतलब ये है कि शियाओ लिन को आप दोनों बेशर्म लोगों के एक साथ होने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए? बस करो, लुओ जी गुस्से में चिल्लाई। जब मैं पढ़ाई कर रही थी तब प्रोफेसर शू और मेरे बीच हमेशा एकदम साफ रिलेशनशिप था। मेरा दोस्त और भी जोर से हंसा। तो क्या हुआ? तुम कहना क्या चाहती हो? आखिरकार तुम्हारा बच्चा तो उसी का है ना? और वो हमेशा तुम्हारा प्रोफेसर रहेगा। लुओ जी के पास कहने के लिए कोई जवाब नहीं था और उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। उसने मेरी तरफ एक नजर डाली और प्राइवेट रूम से बाहर भाग गई। शुयांग ने जल्दी से बच्चे को उठाया और उसके पीछे चला गया। शुरू से ही शुयांग हमारे मेजर के प्रोफेसर थे। यूनिवर्सिटी के दूसरे साल के दूसरे सेमेस्टर में ही लुओ जी ने अचानक हमारे मेजर में ट्रांसफर लेने का फैसला किया और संयोग से मेरी ही क्लास में आ गई। लेकिन उस समय भी वो शुयांग के काफी करीब थी। उसे अक्सर कुछ न कुछ सवाल होते और वो चाहती थी कि प्रोफेसर शू उनके ऑफिस में बैठकर उसे समझाएं। मुझे हमेशा कुछ अजीब लगता था, इसलिए मैंने उससे सीधे पूछ लिया था, लेकिन वो बस मुस्कुराकर कहती, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैं तुम्हारे मेजर में इसलिए आई हूं ताकि तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिता सकूं। पहले मैंने बहुत सारी क्लास मिस की हैं, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ कदम मिलाने के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। लेकिन मैं पहले से ही बहुत गंभीर था। जी, तुम प्रोफेसर शू के साथ कुछ ज्यादा ही करीब रहती हो और वो भी हमेशा तुम्हारे बहुत पास खड़े रहते हैं। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं, क्या मुझे इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए? तुम बेवजह सोच रहे हो। वो सिर्फ मुझे सवाल समझा रहे हैं। क्या सवाल समझाने के लिए एक पूरी टेबल की दूरी बनाकर बैठना जरूरी है? ठीक है, अब इसके बारे में मत सोचो। लगता है पास में एक नया रेस्टोरेंट खुला है। मुझे सच में लगा था कि शायद मैं ही जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूँ, क्योंकि किसी स्टूडेंट और उसके प्रोफेसर के बीच ऐसा रिलेशनशिप होना वाकई बहुत दुर्लभ था। लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़कर सोचता हूँ तो मेरा शक बिल्कुल गलत नहीं था। शायद शुयांग को लुओ जी काफी पहले से पसंद थी, लेकिन अपनी पहचान और पद की वजह से वो कुछ कर नहीं सकता था। फिर एक बार मेरे दोस्त ने उन दोनों की कैफेटेरिया में साथ खाना खाते हुए फोटो भी खींच ली थी। उस समय मेरे दिल में तरह तरह की भावनाएं उठ रही थी। मैं काफी देर तक उलझा रहा और आखिरकार खुद लुओ जी से बात करने चला गया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझसे भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगी। उसने मेरी नाक की तरफ उंगली करके पूछा कि मैं उस पर भरोसा क्यों नहीं करता। मैं पूरी तरह असमंजस में पड़ गया और आखिर में उल्टा उसी से माफी मांगने लगा। उसे मनाने के लिए मैंने उसकी पसंद के कई महंगे ब्रांडेड बैग तक खरीद कर दिए थे। आखिर में उसने मुझे समझाया कि मैं बेवजह शक कर रहा हूँ। उस समय उसके सामने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी, इसलिए उसने खास तौर पर प्रोफेसर शू से सही तरीके से गाइडेंस लेने के लिए संपर्क किया था और मैंने नादानी में उसकी बात पर विश्वास कर लिया। अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो उस समय मैं सच में बहुत मूर्ख था।
अगर सच में कोई एक्सपेरिमेंट था जिसके लिए उसे मदद चाहिए थी, तब भी कैफेटेरिया में इतनी नजदीकी दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। बस उस समय मैं उससे बहुत प्यार करता था और किसी और की बात सुनना ही नहीं चाहता था। जब तक वो मुझे कोई सफाई देने के लिए तैयार रहती, मेरे लिए वही काफी था। अब लगता है कि उस समय मैं कितना दयनीय रूप से बेवकूफ था। और शुयांग ने लुओ जी को अपने साथ रहने के लिए मना लिया, यहां तक कि उसके लिए बच्चा भी पैदा हो गया। इसमें सच में उसके अंदर कुछ हुनर तो था। आखिर लुओ जी बचपन से ही बहुत लाड़ प्यार में पली थी। उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत अच्छी तरह रखा था, लगभग जरूरत से ज्यादा लाड़ किया था। वो जो भी चाहती उसे लगभग हमेशा मिल जाता था। बाद में हमारे दोनों परिवारों की सगाई हुई और मेरे पेरेंट्स ने भी उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और मैंने भी। ऐसा लगता था कि जन्म से लेकर अब तक उसने कभी कोई मुश्किल देखी ही नहीं थी। शायद यही वजह थी कि वो अपने प्रोफेसर होने के बावजूद शुयांग के साथ बिना किसी झिझक के रहने लगी। उसे इसकी कोई परवाह ही नहीं थी। उस रात जब मैं घर पहुंचा तो मेरा दोस्त भी मेरे पास आ गया। हम दोनों ने मिलकर उन सभी चीजों को पैक किया जो लुओ जी ने मुझे इतने सालों में दी थी। फिर सोफे पर बैठकर साथ में शराब पीने लगे। उसने अपना ग्लास घुमाते हुए कहा, बधाई हो, आखिरकार तुम्हें उस औरत का असली चेहरा दिखाई दे ही गया। अब से तुम्हारा हर दिन पहले से बेहतर होगा। मैंने भी ग्लास उठाया और मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद उसने पैकेजिंग को दोबारा गौर से देखा और पूछा, लेकिन तुमने अचानक इन सारी चीजों को पैक करने का फैसला क्यों किया? क्या तुम इन्हें बेचने वाले हो? मैंने सिर हिलाकर समझाया, ये सारी चीजें मुझे लुओ जी ने दी थी। अब हमारा रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, इसलिए मैं इन्हें वापस उसे लौटा रहा हूँ। लेकिन मेरी बात सुनते ही उसका रिएक्शन बहुत अजीब था। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं और उसने तुरंत अपना ग्लास नीचे रख दिया। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। क्या हुआ? वो मेरे ठीक सामने बैठ गया और सीधे मेरी आंखों में देखते हुए दोबारा पुष्टि की, तुम्हें पूरा यकीन है कि ये सारी चीजें लुओ जी ने ही तुम्हें दी थी? मेरे दिल में अचानक एक अनजाना सा डर पैदा हो गया। हाँ, क्यों? इसके बाद उसने बिना किसी वजह के अपना फोन निकाला, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। कुछ ही पल बाद उसने फोन मेरी तरफ कर दिया। खुद अच्छी तरह देख लो। फोन की स्क्रीन पर शुयांग की कई तस्वीरें थीं, सिर्फ एक दो नहीं। लेकिन फिर भी मैं तुरंत उसकी बात समझ नहीं पाया। सीधे सीधे बताओ, उसने कहा। इन तस्वीरों में शुयांग जो बैग लेकर घूम रहा है, उन्हें ध्यान से देखो। तभी मुझे एहसास हुआ कि उसके हाथ में मौजूद बैग लगभग बिल्कुल उन्हीं ब्रांड्स के थे जिनके पैकेजिंग बॉक्स मेरे सामने पड़े थे। फर्क सिर्फ इतना था कि शुयांग के पास मौजूद मॉडल उन चीजों से कहीं ज्यादा महंगे थे जो मुझे मिली थी। वो सिर्फ एक प्रोफेसर था, उसका कोई खास बैकग्राउंड भी नहीं था और पैसे भी ज्यादा नहीं थे। फिर वो इतनी सारी लग्जरी चीजें कैसे खरीद सकता था? उनमें से कई मॉडल तो ऐसे थे जिन्हें खरीदने के लिए पहले से एक तय रकम खर्च करनी पड़ती थी। उस समय लुओ जी को लग्जरी सामान का बहुत शौक था, इसलिए मुझे उस प्री स्पेंड सिस्टम के बारे में थोड़ी जानकारी थी। उसी पल मेरे दिमाग में कई तस्वीरें तेजी से चमकने लगी। रुको, पहले जब हम यूनिवर्सिटी में थे तब भी मैंने शुयांग को शायद यही लग्जरी सामान इस्तेमाल करते हुए देखा था। लेकिन मैंने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया और न ही इन चीजों को आपस में जोड़कर देखा। जब आखिरकार मुझे पूरी सच्चाई समझ आई तो मेरा चेहरा पूरी तरह बदल गया। जो चीजें लुओ जी मुझे देती थीं, वे असल में वही प्री स्पेंड वाली चीजें थीं, जबकि तय रकम पूरी करने पर मिलने वाले असली महंगे गिफ्ट शुयांग को दिए जाते थे। ये कितना हास्यास्पद था। मुझे आज भी साफ याद है जब वो मुझे बेकार सी चाय की सेट, ऐसे रेडीमेड कपड़े जो मुझे कभी फिट ही नहीं आते थे और मेरी पसंद से बिल्कुल मेल न खाने वाली बेल्ट देती थी, तो मैं हमेशा हैरान रहता था कि वो मुझे ऐसी चीजें क्यों देती रहती हैं। उस समय वो हर बार तरह तरह के बहाने बनाकर मेरी बात टाल देती थी। और अब मुझे आखिरकार सब समझ आ गया। मेरे दोस्त ने अपना फोन वापस रख दिया और बेबसी से मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, कम से कम अब तुम्हारी आंखें तो खुल गईं। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर झुकाकर बैठ गया। तो संकेत शुरू से ही मेरे सामने मौजूद थे। यहां तक कि किस्मत भी मुझे बार बार इशारे दे रही थी, लेकिन मैंने कभी उन्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। अब जाकर मुझे सब कुछ समझ आया। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ऐसा खिलौना हूं जिसके साथ लोग इतने सालों से खेलते आ रहे थे। इतने सालों तक मैं पूरी मेहनत से मैनेजमेंट सीखता रहा, अनुभव हासिल करता रहा और कंपनी से जुड़ी हर चीज समझने की कोशिश करता रहा, लेकिन अपने बिल्कुल पास मौजूद उस बड़े खतरे को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया था। मेरे दोस्त ने देखा कि मेरा मूड बहुत खराब था, इसलिए वो उठ खड़ा हुआ। तुम्हें अभी थोड़ा अकेले रहना चाहिए। 2-4 दिन बाद हम बाहर चलेंगे, साथ में ड्रिंक करेंगे और ठीक से रिलैक्स करेंगे। मैंने सिर हिला दिया। उसने एक लंबी सांस ली और मुड़कर जाने लगा। तभी मैं सोफे पर बैठकर थोड़ी देर आराम करने ही वाला था कि दरवाजे की घंटी बज गई। बाहर लुओ फू खड़ा था। उसने लिविंग रूम में चारों तरफ फैले पैकेजिंग बॉक्स देखे और बेबसी से सांस छोड़ते हुए कहा, श्याओ श्याओ, क्या तुम ये महसूस नहीं कर सकते? जी उस समय सच में तुम्हें पसंद करती थी, बस कम उम्र में उससे कुछ गलतियां हो गईं। सच में मुझे पसंद करती थी? कितना हास्यास्पद था। इस पूरे कमरे में पड़े गिफ्ट बॉक्स सिर्फ ये साबित कर रहे थे कि वो शुयांग को कितना पसंद करती थी, मुझे नहीं। इंसान जब जवान होता है तो अक्सर कई तरह के लालच में आ जाता है, लेकिन ये सब सामान्य है। मैरिज के बाद वो खुद संभल जाएगी। हमारे दोनों परिवार इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं। तुम एक बार फिर सोच कर देखो। मैंने अपने ग्लास से एक घूंट लिया और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ऐसा है क्या? तो अंकल लुओ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या फिर भी उसके साथ रहते? हमारी सगाई के बाद मैं अपने हाथ साफ रख सका, लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं कर सकी? जब मैं विदेश में पढ़ रहा था तब मेरे सामने भी कई तरह के लालच आए थे, लेकिन चाहे कुछ भी हुआ हो, मेरे दिल में सिर्फ वही थी। मेरे सभी दोस्तों को पता था कि मेरी एक फियांसे है, लेकिन उसका क्या? उसने क्या किया? मेरी बात खत्म होते ही लुओ जी मेरे पास आ गई। पता चला वो काफी देर से दरवाजे के पीछे छिपकर हमारी बातें सुन रही थी। तुम सिर्फ मुझे दोष देते हो,
तुम्हें बिल्कुल पता नहीं कि उस समय हालात कैसे थे। क्या तुमने कभी सोचा है कि मेरी भी अपनी मजबूरियां थीं? और जिस तरह तुम अब मेरे साथ व्यवहार कर रहे हो, क्या तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा रहे? मैंने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा। लुओ जी, मैंने तुम्हें पहले ही काफी सम्मान दे दिया है। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि उसमें ऐसी बातें कहने की हिम्मत आखिर आ कहां से रही थी। लेकिन अचानक लुओ जी जैसे अपना आपा खो बैठी। सम्मान? मुझे उस सम्मान की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा प्यार चाहिए जिसे मैं सच में महसूस कर सकूं। मैं किसी ऐसे साधारण इंसान से मैरिज करना चाहती हूं जिसमें भावनाएं हो, न कि किसी ठंडी मशीन जैसे वारिस से। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। तो बात यह थी, मैं मानता हूं कि प्यार के अलावा मेरी जिंदगी में और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं, लेकिन मैंने उसे हर चीज में सबसे बेहतर देने की पूरी कोशिश की थी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं थी कि मैंने अपना लगभग पूरा प्यार उसे दे दिया था। मैं चुप रहा और वे दोनों भी चुप हो गए। हर कोई मुझे ठंडा और भावनाहीन समझता था, सिर्फ मेरी मॉम को छोड़कर। मेरी मॉम जल्दी से बेडरूम से बाहर आई और लुओ जी के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस दुनिया में तुम जैसी बेशर्म औरत भी है। लुओ जी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी मॉम उसे थप्पड़ मारेंगी। वो एक पल के लिए वहीं जम गई, लेकिन अगले ही पल गुस्से में उसने मेरी मॉम को जोर से धक्का दे दिया। सौभाग्य से मैं समय रहते आगे बढ़ गया और उन्हें संभाल लिया, जिससे वो जमीन पर गिरने से बच गईं। लुओ जी की आंखों से जैसे आग निकल रही थी। तुम्हें मुझे मारने का अधिकार किसने दिया? मेरी मॉम भी कुछ पल के लिए हैरान रह गई। ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने शियाओ लिंग को ऐसा बना दिया है, इसी वजह से हमारी मैरिज नहीं हो सकती। मैं इस औरत की एक भी बात और नहीं सुनना चाहता था। बाहर निकलो, मेरे घर से बाहर निकलो। तुम्हें ऐसी बातें कहने का कोई अधिकार नहीं है। उसे किसी और को दोष देने का कोई हक नहीं था। उनके जाने के बाद मुझे सिर्फ बेहद थकान महसूस हुई। मेरी मॉम मेरे लिए बहुत चिंतित थी, लेकिन आखिर में उन्होंने कुछ नहीं कहा। अपने बेडरूम में लौटकर मैं सोफे पर ढह गया और मॉम के कमरे की तरफ देखते हुए चुपचाप बैठा रहा। मेरे मन में भावनाओं का तूफान चल रहा था। लुओ जी ने हमसे पूरी तरह रिलेशनशिप तोड़ने के बाद सच में उस बच्चे का नाम लुओ परिवार के परिवार रजिस्टर में दर्ज करवा दिया। उसने शुयांग के लिए एक और भी बेहतर नौकरी का इंतजाम कर दिया। उनकी सालगिरह पर लुओ जी ने सबसे महंगी यॉट तक बुक कर ली और उसके सोशल मीडिया पर दोनों के प्यार का दिखावा करने वाली तस्वीरें भरी पड़ी थी। हमारे लगभग सभी कॉमन फ्रेंड्स को इसके बारे में पता चल गया था और कुछ लोगों ने तो वे सारी तस्वीरें मुझे भेज भी दी। शियाओ शियाओ, तुम कब से इतने सहनशील हो गए? तुम ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया और लुओ जी का सोशल मीडिया खोल लिया। नीचे लोगों के कई मजाक उड़ाने वाले कमेंट्स थे। पता नहीं तुम अंधी हो या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लेकिन तुमने इतने अच्छे मिस्टर शियाओ को छोड़कर इस उम्रदराज आदमी को चुन लिया। अगर मैं तुम्हारा दुश्मन होता तो इस बात पर 3 साल तक घमंड करता, यहां तक कि उसकी नौकरी भी तुम्हें ही दिलवानी पड़ी। क्या तुमने अपने लिए एक रखैल रख लिया है? नहीं, इस उम्र में तो वो रखैल कहलाने लायक भी नहीं है। हाँ, मैं उन कमेंट्स को ध्यान से पढ़ ही रहा था कि अचानक लुओ जी ने एक और पोस्ट कर दी। तुम लोग जो कहना है कहते रहो। शुयांग मेरे पार्टनर हैं और मैं हमेशा उनका साथ दूंगी। इसके कुछ ही समय बाद उसकी पिछली पोस्ट पे कमेंट करने वाले लोगों ने एक एक करके अपने कमेंट डिलीट कर दिए। लुओ जी अब खुलेआम मुझसे अपना रिलेशनशिप खत्म करने का ऐलान कर रही थी, लेकिन ये उसकी सबसे घिनौनी हरकत नहीं थी। पिछली बार मेरे घर से जाने के बाद से ही मेरी मॉम का मन बेहद खराब रहने लगा था। आज तो वो ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही थी। कुछ ही निवाले खाने के बाद उन्हें उल्टी हो गई। अपनी मॉम को दिन ब दिन कमजोर होते और उनका वजन लगातार कम होते देख मेरा दिल टूट रहा था। पूरी जिंदगी में मैंने अपनी मॉम को कभी इस हालत में नहीं देखा था। मुझे पता था कि मेरे और लुओ जी के बीच जो कुछ हुआ था उससे उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा था। मैं खुद बीमार पड़ना पसंद करता, लेकिन अपनी मॉम को बीमार नहीं देख सकता था। इस तरह की बीमारी के इलाज के लिए सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल लुओ परिवार का अस्पताल था। मेरे पास लुओ जी को फोन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया, इसलिए मुझे पहले मॉम को लेकर अस्पताल जाना पड़ा। लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं अस्पताल के गेट के अंदर तक नहीं जा पाऊंगा। सिक्योरिटी गार्ड बार बार अपने माथे का पसीना पोंछ रहा था। मिस्टर शियाओ, मुझे सच में बहुत अफसोस है। हमारे अस्पताल में अभी कोई जगह नहीं है। आपको किसी दूसरे अस्पताल में जाना होगा। लेकिन मेरे पास सच में कोई दूसरा विकल्प नहीं था। दूसरे अस्पतालों के डॉक्टर इस अस्पताल के डॉक्टरों की बराबरी नहीं कर सकते थे। मैं लुओ परिवार से तभी अचानक लुओ जी ने मेरी बात काट दी। शियाओ लिन, तुम्हारा लुओ परिवार से अब क्या रिलेशनशिप है? अब हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है। मैं दया करके उसे अस्पताल के अंदर आने दे सकती हूँ, लेकिन पहले उसे मुझसे माफी मांगनी होगी। लुओ जी ने मेरी बाहों में मौजूद मेरी मॉम को ठंडी नजरों से देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी मॉम ने 10 साल से भी ज्यादा समय तक उसके साथ अपनी बेटी जैसा व्यवहार किया था। फिर भी सिर्फ उस एक थप्पड़ की वजह से वो मेरी मॉम के साथ ऐसा व्यवहार करेगी। उस पल मुझे उससे पूरी तरह निराशा हो गई। लेकिन मॉम की हालत खराब थी और मैं एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। लुओ जी, मेरी मॉम ने इतने सालों तक तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया है। वो इस समय गंभीर रूप से बीमार है। मैं तुम्हारे सामने माफी मांग लेता हूँ। लेकिन लुओ जी फिर भी नहीं मानी। नहीं, मैंने अपनी बात बिल्कुल साफ कर दी है। अगर वो माफी नहीं मांग सकता तो यहाँ से निकल जाओ। उसने अस्पताल का रास्ता रोक दिया और हमें अंदर नहीं जाने दिया। धीरे धीरे वहां ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा होने लगे और लुओ जी की आंखों में घमंड और भी बढ़ता जा रहा था। तभी बगल से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। एक एम्बुलेंस आ रही थी। कई डॉक्टर तुरंत सम्मान के साथ मेरी तरफ आए। मैं उन्हें पहचानता था। वे जियांग चेंगे के सबसे अच्छे प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर थे। उन्होंने तुरंत मेरी मॉम को एम्बुलेंस में शिफ्ट किया। लुओ जी के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। मैंने बिना किसी भाव के एक नंबर डायल किया। अभी से लुओ कॉर्पोरेशन के साथ हमारा हर तरह का सहयोग खत्म कर दो। सुबह होने वाली है और लुओ कॉर्पोरेशन का नाम भी नहीं बचना चाहिए। लुओ जी का चेहरा उसी पल सफेद पड़ गया। आखिरकार वो घबरा गई थी।
और आखिरकार मैंने उसका असली चेहरा पूरी तरह देख लिया था। भले ही हमारे बीच रिलेशनशिप बेहद खराब तरीके से खत्म हुआ था, लेकिन अगर मैं खुद को उसकी जगह रखकर सोचता और उसके पेरेंट्स बीमार होकर मेरी मदद के मोहताज होते, तब भी मैं कभी उसके जैसा व्यवहार नहीं करता। वो पूरी तरह ऐसी इंसान बन चुकी थी जिसे देखकर मुझे लगता था कि शायद मैंने उसे कभी जाना ही नहीं था। आसपास खड़े लोग उसकी तरफ इशारा करके फुसफुसाने लगे, हे भगवान, कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? मरीज की हालत ऐसी है और फिर भी वो उसे इलाज के लिए अंदर नहीं जाने दे रही। बिल्कुल, ये तो बहुत गलत है। क्या अमीर और ताकतवर लोग इसी तरह दूसरों को दबाते हैं? तुम लोग देर से आए हो इसलिए तुम्हें पता नहीं। अभी इस औरत ने मरीज से पहले माफी मांगने की मांग की थी। लुओ जी ने शायद इन बातों में से कुछ सुन लिया था, क्योंकि उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया। शियाओ परिवार के सामने लुओ परिवार की हैसियत वास्तव में कुछ भी नहीं थी। सच कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी बेवकूफी करेगी, इतनी कि मेरे खिलाफ लड़ने के लिए वो इस तरह की चीज का इस्तेमाल करेगी। शियाओलिन, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। उसने मुझे घूर कर देखा, जैसे मुझे कच्चा चबा जाना चाहती हो, लेकिन अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जितना ज्यादा उछल रही थी, मुझे उतना ही सुकून महसूस हो रहा था। उसे इस हालत में देखकर मुझे सिर्फ हंसी आ रही थी। एम्बुलेंस तेजी से वहां से निकल गई और आसपास जमा लोग भी धीरे धीरे चले गए। मैंने दूर से देखा कि वो अस्पताल के गेट पर गुस्से में पैर पटक रही थी, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई हलचल नहीं हुई। कुछ ही देर बाद मेरे फोन पर एक मैसेज आया। मैंने फोन निकाला और देखा कि वो लुओ जी का था। शियाओलिन, तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम लुओ कॉर्पोरेशन को खत्म कर सकते हो? तुम बहुत भोले हो। मेरे दिल में उसके लिए गहरी नफरत की आग भड़क उठी, लेकिन जल्द ही वो शांत हो गई, क्योंकि मैं जानता था कि अब ये सब खत्म होने वाला था और वो हद से ज्यादा बेवकूफ थी। मैंने उसके मैसेज का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा और तुरंत अपनी मॉम को ऑपरेशन थिएटर में भेज दिया। मैं मन ही मन लगातार प्रार्थना कर रहा था कि मेरी मॉम सुरक्षित रहें। मॉम को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाने के बाद मैं बिल्कुल शांत नहीं हो पा रहा था। मैं बार बार कॉरिडोर में आगे पीछे चलता रहा। अगर मेरी मॉम को सच में कुछ हो जाता तो मैं लुओ जी को कभी माफ नहीं करता। उस समय मैं पूरे लुओ परिवार से अपनी मॉम की जिंदगी की कीमत चुकवाता। जहां तक लुओ जी की बात थी, वो अभी भी उसी जगह खड़ी थी और वहां से हिली तक नहीं थी। इस समय उसके मन में भी कई तरह की भावनाएं थीं। सिर्फ गुस्सा ही नहीं, बल्कि एक गहरा डर भी था। अगर लुओ परिवार सच में बर्बाद हो जाता तो वो कैसे नहीं डरती? एक तरह से लुओ परिवार ही उसका सबसे बड़ा सहारा था, वरना उसके पास बिना कार, बिना घर और लगभग बिना बचत वाले शुयांग के साथ रहने की हिम्मत कहां से आती? शुयांग जल्दी से वहां पहुंचा और उसे अपनी बाहों में ले लिया। वो बेहद नरम व्यवहार करते हुए लुओ जी की पीठ थपथपाने लगा। तुम्हारे चेहरे पर ऐसा भाव क्यों है? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। शुयांग ने प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा। अच्छा हुआ कि मेरे पास तुम हो। लुओ जी ने खुद को संभालने के लिए कुछ गहरी सांसें ली और फिर शुयांग को अभी अभी हुई पूरी घटना बता दी। शुयांग का चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन उसने तुरंत उसे दिलासा देना शुरू कर दिया। नहीं, शायद वो सिर्फ गुस्से में ऐसा कह रहा है और वो अभी विदेश से वापस आया है। उसके पास इतना प्रभाव होने की कोई संभावना नहीं है। लुओ जी ने ध्यान से सोचा और उसे भी लगा कि शुयांग की बात सही थी। तुम सही कह रहे हो। वो सिर्फ मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मुझे शांत रहना होगा और उसकी चाल में नहीं फंसना है। उसने जबरन हल्की सी मुस्कान दी और शुयांग का हाथ और कसकर पकड़ लिया। ज्यादा मत सोचो, पहले हमारे बेटे को देखने चलते हैं। वो अभी अभी उठा है। लुओ जी ने सिर हिलाया और शुयांग के साथ आगे बढ़ गई, लेकिन उसने शुयांग की आंखों में एक पल के लिए उभरी जटिल भावनाओं को नहीं देखा। काफी देर बाद आखिरकार मेरी मॉम का ऑपरेशन पूरा हुआ। मैं तुरंत ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे की तरफ भागा। डॉक्टर बाहर आए और अपना मास्क उतारा। चिंता मत कीजिए, आप उन्हें बहुत जल्दी लेकर आए थे, इसलिए स्थिति ज्यादा गंभीर नहीं हुई। फिलहाल हमने उनकी हालत स्थिर कर दी है। वो एक पल के लिए रुके, फिर बोले, लेकिन अब से आपको अपनी मॉम को किसी भी तरह का बड़ा सदमा बिल्कुल नहीं देना है। मुझे ये बताते हुए अफसोस है कि इस ऑपरेशन के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। कुछ समय तक वो ठीक से बोल नहीं पाएंगी और उन्हें लंबे समय तक रिकवरी और इलाज की जरूरत होगी। मेरा दिल उसी पल ठंडा पड़ गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मामला इतना गंभीर हो जाएगा। मैंने भारी मन से सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सीने में रुई का कोई भारी गोला फंस गया हो और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा हो। ठीक है। मॉम को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करने के बाद आखिरकार मुझे उन्हें देखने का मौका मिला। उनका चेहरा बेहद पीला था और शरीर पहले से कहीं ज्यादा कमजोर लग रहा था। मैंने धीरे से उनका हाथ अपने हाथ में लिया। उनका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था और पहले से भी ज्यादा पतला लग रहा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। माफ करना मॉम, ये सब मेरी गलती है। मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाया, लेकिन चिंता मत करो, मैं उन्हें कभी इससे बचकर निकलने नहीं दूंगा। लेकिन मेरी मॉम ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं और अभी भी बेहोश थीं। अस्पताल की सारी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी करने में काफी समय लग गया। आखिरकार जब मुझे थोड़ा समय मिला तब मैंने अपना फोन निकाला। मुझे पता चला कि मेरे कई दोस्तों ने मुझे मैसेज भेजे थे और लगभग सभी के मैसेज का मतलब एक ही था। किसी ने अस्पताल में शुयांग और लुओ जी की बेहद करीबी तस्वीरें खींच ली थी और वो वीडियो अचानक इंटरनेट पर वायरल हो गया था। ब्लॉगर ने जो कहानी लिखकर पोस्ट की थी वो भी काफी दिलचस्प थी और उसका टाइटल इतना आकर्षक था कि लोग क्लिक करने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। कमेंट सेक्शन में कुछ लोगों ने दोनों को पहचान लिया और उनके बीच की पूरी कहानी भी बता दी। इसे देखने वाले इंटरनेट यूजर्स भी बुरी तरह हैरान थे। उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि कॉलेज में एक प्रोफेसर और उसकी छात्रा के बीच सच में ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि शुरुआत में कुछ लोगों ने उनकी जमकर आलोचना की, लेकिन बाद में लुओ जी और शुयांग ने एक लाइव स्ट्रीमिंग अकाउंट बना लिया और सबको अपनी प्रेम कहानी सुनाने लगे। धीरे धीरे जो लोग पहले उनकी आलोचना और उन्हें गालियां दे रहे थे, वही लोग उनका पक्ष लेने लगे। हर कोई उनकी तारीफ करने लगा कि उनका प्यार सच्चा
बच्चा है, उन्हें दुनिया की परवाह नहीं है और उनमें अपने प्यार के लिए खड़े होने की बहुत हिम्मत है। यहाँ तक कि शुयांग के पुराने आर्टिकल भी लोगों ने खोज निकाले और उसकी जमकर तारीफ करने लगे। कोई उसे असाधारण प्रतिभाशाली कह रहा था तो कोई साधारण लोगों के बीच एक शालीन और विद्वान इंसान। उनकी प्रेम कहानी को भी लोग बेहद खूबसूरत कहानी कहने लगे। लेकिन इंटरनेट पर लोग ऐसे ही होते हैं, जिस तरफ हवा चलती है उसी तरफ मुड़ जाते हैं। मुझे सच में जानना था कि अगर उन्हें लुओ जी और शुयांग के असली चेहरे पता चल जाएं तो क्या वे तब भी उनकी इतनी ही तारीफ करेंगे। मैंने ठंडी हंसी हंसी। उन्होंने मेरे साथ जो किया था उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। सिर्फ धोखा ही नहीं बल्कि मेरा अपमान और मेरी मॉम को मिली ये बेवजह की मुसीबत भी। इनमें से एक भी चीज मैं कभी नहीं भूल सकता था। एक समय मैंने सोचा था कि अगर लुओ परिवार और हमारे शियाओ परिवार के बीच आगे कोई संबंध न रहे तो मैं इस मामले को यहीं खत्म कर दूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने बेशर्म और लापरवाह हो जाएंगे। अगर ऐसा ही था तो अब मैं उन्हें भी यह महसूस करा सकता था कि आसमान से जमीन पर गिरना कैसा होता है। उन्हें कुछ दिन और खुश होने देता हूं क्योंकि यही उनके घमंड के आखिरी दिन थे। मेरे लोगों ने लुओ परिवार के साथ सभी व्यावसायिक सहयोग खत्म करने में सिर्फ एक दिन लगाया। इतना ही नहीं, शियाओ कॉर्पोरेशन ने कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं तोड़ा था। कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि अगर कंपनी के अंदर मैनेजमेंट में गंभीर अव्यवस्था या संचालन में बड़ा संकट पैदा हो जाए तो हमारी तरफ से समझौता खत्म किया जा सकता था और लुओ परिवार को भारी हर्जाना भी देना पड़ता। वो भारी जुर्माना अकेले ही लुओ परिवार की कमर तोड़ने के लिए काफी था। लेकिन मामला सिर्फ इतना ही नहीं था। उस समय लुओ परिवार और शियाओ परिवार के बीच बहुत गहरा व्यावसायिक संबंध था। यूं कह सकते हैं कि लुओ परिवार की ज्यादातर कमाई शियाओ परिवार के साथ सहयोग से आती थी। सीधे शब्दों में कहूं तो शियाओ परिवार ही लुओ परिवार की सबसे बड़ी कमाई का सहारा था। अब वो सब खत्म हो चुका था। लुओ परिवार के शेयरों की कीमत तेजी से गिरने लगी और उनके साथ काम करने वाली कई कंपनियों ने भी अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी। लुओ परिवार पूरी तरह बेबस हो गया। लगभग निराश हो चुके लुओ फू ने आखिरकार मुझे फोन किया, लेकिन मैंने फोन नहीं उठाया। ठीक उसी तरह जैसे मेरी मॉम के बीमार होने पर उसकी बेटी ने मेरा फोन नहीं उठाया था। लुओ फू खुद शियाओ कॉर्पोरेशन के ऑफिस तक आ पहुंचा। जब उसे लगा कि वो मुझे मना नहीं पाएगा तो उसने मेरे डैड से बात करने की कोशिश की, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने उसे बाहर ही रोक दिया। बिना अपॉइंटमेंट के आप मिस्टर शियाओ से नहीं मिल सकते। लुओ फू अब पहले से कहीं ज्यादा बदहाल दिख रहा था। वो लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, हम पहले बहुत करीबी थे, मेरे पास सच में बहुत जरूरी बात है। अगर आप मुझे उनसे फोन पर सिर्फ 2 मिनट बात करने दें तो भी ठीक है, प्लीज। लेकिन रिसेप्शनिस्ट का रवैया बिल्कुल नहीं बदला। अचानक लुओ फू ने अपने पास खड़े खंभे की तरफ इशारा किया और धमकी दी, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं इसी खंभे से अपना सिर टकराकर यहीं मर जाऊंगा। रिसेप्शनिस्ट बेबस हो गया और उसे मेरे डैड के सेक्रेटरी को फोन करना पड़ा। लेकिन मेरी मॉम को लुओ परिवार ने जिस हालत तक पहुंचा दिया था उसके बाद उन्हें माफ करने का सवाल ही नहीं था। फोन जुड़ने के बाद भी मेरे डैड ने बेहद सख्ती से कहा, उससे नहीं मिलना है, हमारे पास समय नहीं है, अब दोबारा संपर्क करने की जरूरत नहीं। मेरे डैड ने तुरंत फोन काट दिया। वो लुओ परिवार के किसी भी व्यक्ति की आवाज तक सुनना नहीं चाहते थे। लुओ फू पूरी तरह निराश होकर वहीं खड़ा रह गया। उसे भी पता था कि यह सब उसकी अपनी बेटी की वजह से हुआ था। इस बार शियाओ परिवार लुओ परिवार को बचाने वाला नहीं था और उनका परिवार पूरी तरह खत्म होने वाला था। गुस्से में उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, लुओ जी को ढूंढना। लुओ जी, तुम्हें पता भी है अभी क्या हो रहा है? हमारा लुओ परिवार पूरी तरह खत्म होने वाला है। ये सब तुम्हारी और उस बेशर्म आदमी की वजह से हुआ है। तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा था? तुमने मिसेस शियाओ को इलाज के लिए अंदर जाने क्यों नहीं दिया? क्या तुम्हें पता है कि हमारे लुओ परिवार की लगभग पूरी दौलत और आज की हैसियत शियाओ परिवार की वजह से बनी थी? तुमने अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम आखिर चाहती क्या हो? लुओ जी को भी अपने किए पर थोड़ा पछतावा होने लगा था। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसने उस समय क्या किया था। उसने ज्यादा सोचा ही नहीं था, बस अपने मन का गुस्सा निकालना चाहती थी। उसे ये उम्मीद भी नहीं थी कि मैं सच में इतना बड़ा कदम उठा लूंगा। तुम्हारी मॉम ने मुझे पहले थप्पड़ मारा था, क्या तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा? मैंने तो बस उसी का जवाब दिया था। उन्हें हमारे साथ ऐसा व्यवहार करने का क्या अधिकार है? और अगर हमारा परिवार सच में बर्बाद भी हो गया तो शियाओ परिवार हमारा क्या बिगाड़ सकता है? आखिर हम तो लुओ जी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसके डैड अब और नहीं सुन सके। लुओ फू ने अचानक उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज पूरे लिविंग रूम में गूंज उठी। लुओ जी कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गई और उसके गाल में तेज जलन होने लगी। कुछ देर तक उसके कानों में सीटी सी बजती रही। यह थप्पड़ मेरी मॉम के थप्पड़ से कहीं ज्यादा जोरदार था। लुओ जी ने अपने डैड को कभी इस तरह नहीं देखा था। बचपन से ही वो उनकी लाडली बेटी थी। उसे मारना तो दूर, उन्होंने कभी उससे सख्ती से बात तक नहीं की थी। लुओ फू गुस्से से लाल हो चुका था। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? शियाओ परिवार के बिना हमारा लुओ परिवार आखिर है ही क्या? लगता है मैंने तुम्हें अपनी मनमर्जी करने की इजाजत देकर सबसे बड़ी गलती की। तुम्हें कंपनी में आकर उसका कामकाज सीखना चाहिए था। अभी जाओ और शियाओ लिन से माफी मांगो। किसी भी तरह उसे हमें माफ करने के लिए मनाओ, वरना यह मत सोचना कि तुम पहले की तरह लाड़ प्यार में पली अमीर बेटी बनी रहोगी। लुओ जी के पूरे शरीर में ठंड सी दौड़ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि मामला इतना गंभीर हो जाएगा। बचपन से ही उसे कंपनी के कामकाज में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने इसके बारे में कभी ठीक से पढ़ाई भी नहीं की थी। उसे लगता था कि लुओ परिवार और शियाओ परिवार बस सामान्य बिजनेस पार्टनर हैं। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि दोनों परिवारों के बीच संबंध इतने गहरे थे कि शियाओ परिवार के बिना लुओ परिवार का टिक पाना ही मुश्किल था। वो कितनी भोली थी। उसे लगता था कि वो अपनी पसंद की जिंदगी जी सकती है। शियाओ परिवार उसके लिए एक भारी बंधन था और हमारी मैरिज उसके लिए एक बहुत बड़ा बोझ। लेकिन अब उसे पहली बार समझ आया कि असल जिंदगी उसकी कल्पना जैसी नहीं होती।
तुम सब कुछ एक साथ नहीं पा सकते। शियाओ परिवार के बिना लुओ परिवार की कोई खास हैसियत नहीं थी। अब जब लुओ परिवार बर्बादी के कगार पर था, लुओ जी ने धीरे धीरे पास सोफे पर बैठे शुयांग की ओर देखा, लेकिन शुयांग ने सीधे अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लीं। जी परेशान मत हो, हालात अभी सच में थोड़े खराब हैं। लुओ जी ने आंखें सिकोड़ लीं। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम सिर्फ तभी मेरे साथ रह सकते हो जब मेरे पास पैसा हो? शुयांग ने तुरंत सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था, लेकिन लुओ जी ने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ ली थी। वो सच में डर रहा था। अगर लुओ जी किसी अमीर परिवार की बेटी न होती, अगर वो सिर्फ एक साधारण छात्रा होती, तो शायद शुयांग कभी उसके साथ रिलेशनशिप ही नहीं बनाता। लेकिन अब हालात खराब हो चुके थे। मैं भी तुम्हारे लिए अंकल और बच्चे के लिए बहुत चिंतित हूँ। इस बार लगता है शियाओलिन सच में बहुत नाराज है। शुयांग की आवाज धीरे धीरे धीमी होती गई और आखिरकार लुओ जी को भी सब समझ आने लगा। मैं पूरी तरह बदल चुका था। जो शियाओलिन पहले लुओ जी की हर बात मान लेता था, अब वही आदमी एक पल में उनके पूरे लुओ परिवार को तबाह करने का फैसला कर सकता था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। टैक्स विभाग और पर्यावरण संरक्षण विभाग ने भी लुओ परिवार की कई अनियमितताओं की जांच शुरू कर दी। वहीं लुओ परिवार के कुछ पुराने प्रतिद्वंद्वी भी पर्दे के पीछे सक्रिय हो गए। उनके लिए यह मौका बिल्कुल सही था। लुओफू इतना परेशान था कि ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा था। उसने अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से मदद मोमगने में पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कोई भी शियाओ परिवार को नाराज करने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं था। लुओ परिवार पूरी तरह बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका था और लुओ जी की जिंदगी भी अचानक पूरी तरह बदल गई। अब उनके पास पहले वाली आलीशान हवेली में रहने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उन्हें एक छोटे और तंग किराए के अपार्टमेंट में जाना पड़ा। लुओ जी को अपनी पुरानी लग्जरी चीजें और गहने बेचकर गुजारा करना पड़ रहा था। शुयांग भी इससे बच नहीं पाया। उसे उस प्रतिष्ठित रिसर्च इंस्टीट्यूशन में नौकरी सिर्फ लुओ जी की वजह से मिली थी। लेकिन लुओ परिवार के पतन के बाद उसे देखने वाला हर व्यक्ति उसके बारे में फुसफुसाने लगा। मैंने तभी कहा था कि यह आदमी भरोसे के लायक नहीं है, जब यह जान पहचान के सहारे यहाँ आया था। अब पता चल रहा है कि मेरी बात सही थी। इस उम्र में भी किसी अमीर औरत का सहारा लेकर रह रहा है। उसे शर्म नहीं आती? कितना घटिया आदमी है। मैं तो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आखिरकार उसे नौकरी से निकाल दिया गया। लुओ जी ने बचपन से आरामदायक जिंदगी जी थी। उसने कभी इस तरह की मुश्किलों का सामना नहीं किया था। यहाँ तक कि उनके कई पुराने जान पहचान वाले भी अब सोशल मीडिया पर खुलेआम उसका मजाक उड़ाने लगे। पहले तो बहुत घमंड था ना, अब इस हालत में पहुंच गई है। कितना मजेदार है। क्या उसने खुद ये सब अपने लिए नहीं खड़ा किया था? वो आराम से एक अमीर घर की डॉटर इन लॉ बनकर रह सकती थी, लेकिन उसने एक गरीब आदमी का साथ चुन लिया। ऐसी औरतें सच में बहुत खतरनाक होती हैं। तुम सभी भाइयों को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए और ऐसी औरत के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। कुछ लोगों ने तो उसकी कहानी को शॉर्ट वीडियो में बदलकर वायरल तक कर दिया। धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन वो कुछ भी करने में असमर्थ थी। लुओ जी और शुयांग के बीच हर दिन झगड़े होने लगे। वो शुयांग को नाकामयाब होने और उसे व उसके बच्चे को बचा न पाने के लिए दोष देती, जबकि शुयांग उसे बहुत लापरवाह और बेलगाम होने के लिए जिम्मेदार ठहराता। उसका कहना था कि उसे यह भी नहीं पता था कि कब रुक जाना चाहिए, और उसी की वजह से हालात यहां तक पहुंचे थे। उनकी जिंदगी पूरी तरह बिखर गई थी और हर दिन झगड़ों से भरा रहता था। एक बार झगड़ा इतना बढ़ गया कि लुओ जी टूट गई और बच्चे की ओर इशारा करते हुए बोली, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर उस वक्त तुम्हारी वजह से लुओ जी, शुयांग ने उसकी बात जोर से काट दी। तुम क्या बोल रही हो? ये तुम्हारी अपनी संतान है। लुओ जी लगातार सिर हिलाती रही। वो घुटनों के बल बैठ गई, अपने घुटनों को दोनों हाथों से पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे बताओ, अब मैं क्या करूं? हम पहले ही इस हालत में पहुंच चुके हैं। हर कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है, मुझे गालियां दे रहा है। क्या हम सच में ऐसे ही जिंदगी जीते रह सकते हैं? वो किसी पागल औरत की तरह रोती रही और उसके गालों पर लगातार आंसू बहते रहे। वहीं शुयांग उसके पास कुर्सी पर लकड़ी के टुकड़े की तरह बैठा रहा। उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उस पर लुओ जी को एक बार फिर असली बेबसी और निराशा का एहसास हुआ। जब उसने वे सब काम किए थे, तब उसने सच में कभी नहीं सोचा था कि उसके बाद इतनी सारी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। अगर उसे पहले से पता होता कि इसके इतने गंभीर परिणाम होंगे, तो वो कभी इतनी मूर्खता नहीं करती। लेकिन इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं होती। जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था, और सब कुछ पहले ही पत्थर पर लिखी लकीर बन चुका था। तभी उसके मोबाइल पर अचानक एक मैसेज आया। उसने मोबाइल उठाकर देखा और उसी पल उसका रोना रुक गया। लुओ जी की आंखें अचानक बेहद ठंडी हो गईं। उसने मोबाइल को इतनी कसकर पकड़ लिया जैसे वही उसकी आखिरी उम्मीद हो। समझ गई एक रास्ता है। उसने मोबाइल रख दिया और बाथरूम में चली गई। आईने में अपनी थकी हुई शक्ल को देखते हुए, जिसका चेहरा पीला और मुरझाया हुआ था, उसकी आंखों से फिर चुपचाप आंसू बहने लगे। उसने नल खोला और धीरे धीरे अपने चेहरे से आंसुओं के निशान मिटाए। फिर वो वापस बेडरूम में आई, एक साधारण सी ड्रेस पहनी और घर से बाहर निकल गई। इस पूरे समय शुयांग बिल्कुल चुप रहा, यहां तक कि जब वो घर से निकली तब भी उसने एक शब्द नहीं कहा। जैसे ही लुओ जी किराए के अपार्टमेंट से बाहर निकली, बाहर घात लगाए बैठे रिपोर्टर्स तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़े। सभी के हाथों में माइक्रोफोन थे और कैमरे तोपों की तरह उसकी ओर तने हुए थे। हर कोई उससे ताजा जानकारी हासिल करना चाहता था। मिस लुओ, अब जब आप इस हालत में पहुंच चुकी हैं, क्या आपको पछतावा है? मिस लुओ, क्या आपने मिस्टर शियाओ से ठीक से बात करने की कोशिश की है? हमें खबर मिली है कि लुओ ग्रुप दिवालिया होने के कगार पर है। क्या आपको पता है कि इन दिनों आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? लुओ जी चुपचाप उनके सवाल सुनती रही। जब वे सवाल पूछ चुके तो उसने कैमरे की ओर देखकर हल्की सी मुस्कान दी और बोली, शियाओलिन, दरअसल वो बच्चा तुम्हारा है। उसके इतना कहते ही आसपास मौजूद सभी रिपोर्टर्स के चेहरे पर हैरानी छा गई और कैमरों की फ्लैश और भी तेजी से चमकने लगी। सभी इस खुलासे से स्तब्ध रह गए।
क्या मिस लुओ, क्या ये सच है? हे भगवान, क्या आपके पास कोई सबूत है कि वो बच्चा मिस्टर शियाओ का है? मिस लुओ, क्या ये आपकी आखिरी कोशिश है? लुओ जी ने इसके बाद किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने पूरी ताकत लगाकर रिपोर्टर्स की भीड़ को हटाया और आगे बढ़ गई। काफी मुश्किल के बाद आखिरकार उसने एक टैक्सी रोक ली। रिपोर्टर्स ने उसका पीछा नहीं किया और उसके अपार्टमेंट के नीचे ही खड़े रहकर इंतजार करने लगे। और जल्द ही मुझे भी रिपोर्टर्स द्वारा जारी किया गया वो वीडियो मिल गया। मेरी भौहें सिकुड़ गईं। मैंने बच्चे के जन्म की अनुमानित तारीख और लुओ जी के गर्भवती होने के संभावित समय का हिसाब लगाया। क्या सच में वो बच्चा मेरा हो सकता था? मैं कुछ देर के लिए उलझ गया और मेरे सामने रखे दस्तावेजों पर से मेरा ध्यान पूरी तरह हट गया। तभी अचानक मेरा मोबाइल बज उठा। मैंने नीचे देखा तो स्क्रीन पर लुओ जी का नंबर था। मैंने कॉल उठाने के लिए मोबाइल हाथ में लिया, लेकिन कुछ पल तक हिचकिचाता रहा और बस स्क्रीन को देखता रहा। काफी देर तक सोचने के बाद आखिरकार मैंने कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ से उसकी थकी हुई आवाज आई, तुमने आखिरकार फोन उठा ही लिया? मैं उसकी आवाज से साफ समझ सकता था कि वो बेहद थकी हुई थी। मैंने सीधे पूछा, वो बच्चा आखिर किसका है? मैं उसके साथ ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए सीधे मुद्दे पर आ गया। क्या तुम जवाब जानना चाहते हो? उसने कहा। मैं तुम्हें एक एड्रेस भेजता हूँ, वहां आ जाओ। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछ पाता, उसने कॉल काट दी। इसके बाद मुझे उसका भेजा हुआ एक मैसेज मिला जिसमें एक एड्रेस था। अगर मुझे सही याद था तो ये वही लाइब्रेरी थी जिसे पहले लुओ परिवार ने दान किया था, इसलिए इसे अभी तक बेचा या खत्म नहीं किया गया था। मुझे समझ नहीं आया कि उसने मुझसे मिलने के लिए इसी जगह को क्यों चुना था। मैंने मोबाइल को कसकर पकड़ लिया और काफी देर तक हिचकिचाता रहा। लुओ जी और मैं बचपन से एक दूसरे को जानते थे। बचपन में वो बहुत खुशमिजाज और जिंदा दिल थी, जबकि मैं हमेशा शांत और थोड़ा संकोची रहता था। हमारी मुलाकात इसलिए हुई थी क्योंकि हमारी कंपनियों के बीच कुछ बिजनेस सहयोग था और बाद में हमारे पेरेंट्स भी अक्सर साथ में डिनर करने लगे, जिससे हमारी नजदीकियां बढ़ती गईं। जब हम छोटे थे तो वो मुझे हर तरह की ऐसी जगहों पर घूमने ले जाती थी जहां जाने की मैं हिम्मत नहीं करता था। असल में ऐसा नहीं था कि मुझे डर लगता था, बल्कि मुझे लगता था कि बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के कुछ जगहें बहुत खतरनाक थीं। बचपन से ही मुझे अपनी जिंदगी की कद्र करना और पेरेंट्स की बात मानना सिखाया गया था, इसलिए मैं हमेशा नियमों का पालन करता था और कभी कुछ ज्यादा जोखिम भरा नहीं करता था। लेकिन लुओ जी बिल्कुल अलग थी। वो हमेशा बहुत बेखौफ रहती थी। वो मुझे उन जगहों पर भी ले जाती थी जिन्हें मैं पहले जोखिम भरा समझकर जाने से मना कर देता था, जैसे ऊंची इमारतों की छतें या जंगली जानवरों वाली जगहें। मुझे आज भी याद है, एक बार हम ट्रैवल करने गए तो उसने अफ्रीका जाने का फैसला किया था। उसने कहा था कि वहां हम तरह तरह के जंगली जानवरों को बेहद करीब से देख सकते हैं, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि वहां सुरक्षा के इंतजाम बहुत कम थे और जाना सुरक्षित नहीं था। फिर भी उसके मनाने पर मैं आखिरकार उसके साथ चला गया। इतने लंबे समय बाद भी मैं उस शेर को याद कर सकता था जो हमसे कुछ 100 मीटर से भी कम दूरी पर अपना शिकार खा रहा था। लुओ जी उसे देखकर बेहद उत्साहित थी और मुझे भी ये सब दिलचस्प लग रहा था, लेकिन फिर भी मुझे डर था कि कहीं वो शेर अचानक हमारी तरफ न दौड़ पड़े। हालांकि मेरा डर बेवजह था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लुओ जी मुझे तरह तरह के एक्सट्रीम स्पोर्ट्स आजमाने के लिए भी ले जाती थी। मैं उसके साथ दुनिया के सबसे खतरनाक रोलर कोस्टर पर बैठा बंजी जंपिंग की, स्काई डाइविंग की, राफ्टिंग की और रॉक क्लाइंबिंग भी की। जब भी मेरे पास खाली समय होता, मैं उसके साथ उसकी पसंद की अलग अलग चीजें करने चला जाता था। सच कहूं तो अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मैं शायद कभी इन एक्सट्रीम स्पोर्ट्स को आजमाता ही नहीं। मेरी नज़र में ये सब बहुत ज़्यादा जोखिम भरे थे, लेकिन उसका साहस धीरे धीरे मुझ में भी आ गया और हम दोनों ने साथ मिलकर बहुत सी दिलचस्प चीज़ें देखी। हमारे पास इतनी सारी खूबसूरत यादें थीं। हम मिडिल स्कूल से एक दूसरे को जानते थे, फिर एक ही हाई स्कूल में पढ़े और यहाँ तक कि हमारी क्लास भी एक ही थी। शायद यही वजह थी कि हमारा रिलेशनशिप इतना अच्छा था। मैं अपनी भावनाएं जाहिर करने में कभी अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैंने हमेशा उसे वो देने की पूरी कोशिश की जिसे मैं उसके लिए सबसे अच्छा समझता था। बचपन से ही मुझे पसंद करने वाली बहुत सी लड़कियां थीं, लेकिन मेरी सोच और अपने रिश्ते को लेकर मेरी समझ हमेशा साफ थी। मैं उन्हें बिना किसी झिझक के मना कर देता और यहाँ तक कि अपने रिश्ते के बारे में भी बता देता था। इसलिए मैंने लगभग कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे लुओ जी को ठेस पहुंचे। हमारी अच्छी बॉन्डिंग सबको साफ नजर आती थी। हमारे कई दोस्त अक्सर हमें छेड़ते थे और पूछते थे कि हमारी मैरिज कब होगी। इतनी सारी खूबसूरत यादें जैसे उसी पुराने समय में कहीं पीछे छूट गई थी, लेकिन वो सब बहुत पहले की बात थी। हमारे सेकंड ईयर से ही हमारा रिलेशनशिप धीरे धीरे बदलने लगा था। मुझे लगा था कि उसने अभी अभी मेरी स्ट्रीम बदली है और उसे बहुत सी चीजों की जानकारी नहीं है, इसलिए उसे पहले से दोगुनी मेहनत करनी पड़ रही होगी। उस समय मुझे उसके लिए बुरा लगता था। वो हमेशा पढ़ाई में बहुत कॉम्पिटिटिव थी और उसके नंबर भी अच्छे आते थे, इसलिए मेजर बदलने के बाद भी वो अच्छे रिजल्ट के लिए पूरी मेहनत करती थी। मैंने तो उसे ये तक कहा था कि उसे अपनी पुरानी स्ट्रीम में ही रहना चाहिए और सिर्फ मेरे साथ रहने के लिए मेरे मेजर में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही यूनिवर्सिटी में होना ही काफी था। उस समय उसने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया था। उसकी आंखों में चमक थी और उसने कहा था कि वो मेरे साथ और करीब का रिलेशनशिप चाहती है, लंबे समय तक मेरे साथ रहना चाहती है और अपने इस फैसले पर उसे बिल्कुल पछतावा नहीं है। इसलिए जब वो शू यांग के करीब होती चली गई, तब भी मैं मूर्खों की तरह यही सोचता रहा कि वो अपनी पढ़ाई के लिए मेहनत कर रही है। मुझे समझ नहीं आता था कि कोई इंसान इतने कम समय में इतना बदल कैसे सकता है। जो लुओ जी कभी इतनी अच्छी हुआ करती थी, वो जैसे मेरी यादों में ही कैद होकर रह गई थी और फिर कभी मेरे सामने वापस नहीं आई। आखिरकार मैंने नीचे जाने का फैसला किया, कार निकाली और उसके भेजे हुए एड्रेस की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचने के बाद मैंने देखा कि आसपास लगभग कोई भी नहीं था, बल्कि पूरी जगह सुनसान सी लग रही थी। इतना ही नहीं, लाइब्रेरी के बाहर एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, अंदर भी कोई स्टाफ नजर नहीं आ रहा था और एक भी रीडर मौजूद नहीं था। ये बात मुझे थोड़ी अजीब लगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये जगह वैसे भी काफी दूर थी और आज वीकडे था, इसलिए शायद बहुत कम लोग लाइब्रेरी में पढ़ने आते होंगे। हो सकता है सिक्योरिटी गार्ड भी कहीं आराम कर रहा हो।
आसपास कोई नहीं था, इसलिए स्टाफ को भी इतनी सख्ती से ड्यूटी करने की जरूरत नहीं होगी। मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके भेजे हुए वीआईपी रीडिंग रूम के नंबर के हिसाब से मुझे कमरा मिल गया, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने के बाद मैंने तुरंत उसे नहीं खोला। इसके बजाय मैं चुपचाप दरवाजे के बाहर खड़ा रहा और खुद को मानसिक रूप से तैयार करता रहा। मैं यहाँ उसे एक आखिरी मौका देने आया था। अगर वो बच्चा सच में मेरा हुआ तो शायद मैं उतना निर्दयी नहीं बन पाता जितना अब तक रहा था। मैंने गहरी सांस ली और आखिरकार दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही मेरी नजर उस परिचित चेहरे पर पड़ी, लेकिन अब वो पहले जैसी चमकदार और खुशमिजाज नहीं रही थी। इस समय वो बेहद थकी हुई लग रही थी। उसके पूरे चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। मुझे देखते ही उसने जबरदस्ती हल्की सी मुस्कान दी। तुम आ गए? इतने सब कुछ होने के बाद अब इस तरह मिलना सच में थोड़ा अजीब था। मैंने सिर हिलाया और उसके सामने बैठ गया। बोलो, मुझे बस एक जवाब चाहिए। वो हल्का सा मुस्कुराई, फिर वो उठकर दरवाजे की तरफ चली गई। तुम्हें क्या लगता है? मैं बहुत चिढ़ गया और यहां तक सोचने लगा कि क्या मेरा यहां आना ही गलत फैसला था। ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर मुझसे झूठ बोल रही हो। अगर ऐसा ही था तो मैं यहां से जा रहा था। लेकिन जैसे ही मैं खड़ा हुआ, उसने अचानक मेरे सामने घुटने टेक दिए। उसके चेहरे पर, जिस पर कभी बेहद खूबसूरत मेकअप हुआ करता था, अब सिर्फ आंसुओं की कुछ हल्की लकीरें थीं। आलिंग, मुझे पता है कि मेरी गलती थी। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? मैं सच में उस समय बहुत मूर्ख थी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। लुओ परिवार को पहले ही इसकी सजा मिल चुकी है। क्या तुम मुझे या लुओ परिवार को एक और मौका दे सकते हो? मैं ठंडे अंदाज में हंसा। क्या उसे सच में लगता था कि अब मेरे सामने घुटने टेकने से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? मैं उससे एक शब्द भी और नहीं कहना चाहता था। मैं मुड़ा और दरवाजे की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी मुझे पता चला कि दरवाजा अंदर से पूरी तरह लॉक था। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ थी। लुओ जी, तुमने क्या किया है? लुओ जी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो घुटनों के बल मेरे पैरों तक आई और मेरी पैंट का किनारा कसकर पकड़ लिया। प्लीज मुझे छोड़ दो, लुओ परिवार को छोड़ दो, ठीक है? मैं इतना गुस्सा हुआ कि मुझे लगभग हंसी आ गई। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? ये सब तुमने खुद अपने लिए खड़ा किया है, समझी? लुओ जी रोते हुए सिर हिलाने लगी। मुझे सच में पता है कि मेरी गलती थी। प्लीज मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा ताकि तुम मुझे माफ कर दो? इस पूरे दौर में ये वही फैसला था जिसका मुझे सबसे ज्यादा पछतावा था। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मैं एक बार फिर उसके झूठ में फंस गया था। लुओ जी, बहुत हो गया। दरवाजा खोलो और मुझे बाहर जाने दो। मुझे नहीं पता था उसने क्या किया था। शायद अभी अभी जब वो अचानक दरवाजे की तरफ गई थी तभी कुछ किया था, लेकिन अब ये दरवाजा अंदर से बिल्कुल नहीं खुल रहा था। दरवाजा खोलूं? मैंने गुस्से में दरवाजे पर पैर मारा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शायद उसे समझ आ गया था कि मैं किसी भी हालत में नरम पड़ने वाला नहीं हूं, इसलिए वो धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसने अपनी ड्रेस की ओर इशारा करते हुए अजीब तरीके से कहा, क्या तुम्हें ये ड्रेस याद है? मुझे इस ड्रेस की थोड़ी बहुत याद थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि वो किस बारे में बात कर रही थी। यही वो ड्रेस है जो मैंने उस दिन पहनी थी जब तुमने मुझे पहली बार किस किया था। उसकी बात सुनकर मुझे अजीब सी हंसी आई। तो उसने मुझे यहाँ इतनी परेशानी के बाद सिर्फ पुरानी यादें ताजा करने के लिए बुलाया था? क्या उसे सच में लगता था कि ये तरीका अब भी मुझ पर काम करेगा? लेकिन इसके बाद उसने जो कहा उससे मुझे समझ आ गया कि वो सच में इतनी भोली थी। आलिन, क्या तुम हमारे बीच की हर चीज भूल गए हो? मैं अब पछताने के लिए तैयार हूं। मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं। प्लीज अब मेरे साथ ऐसा मत करो, ठीक है? मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा और कहा, जब तुमने उस समय वो सब किया था तब क्या तुमने कभी सोचा था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी? जब तुमने मेरी मॉम को गुस्से और सदमे से बीमार कर दिया और उन्हें इलाज तक नहीं कराने दिया, तब क्या तुमने सोचा था कि बात यहां तक पहुंचेगी? तुम्हें सच में लगता है कि मैं अब भी वही शियाओलिन हूं जो तुम चाहे जितनी गलतियां कर लो तुम्हें बिना किसी शर्त के माफ कर देगा? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे मूर्ख कहूं या बेवकूफ। शायद उसे एहसास हो गया था कि मैं उसकी किसी भी बात से पिघलने वाला नहीं हूं। अचानक उसके दयनीय चेहरे का भाव गायब हो गया और उसके होंठों के किनारे पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। उसकी वो मुस्कान कुछ डरावनी थी। मैंने भौहें सिकोड़ लीं और 2 कदम पीछे हट गया। तभी वो पागलों की तरह हंसने लगी, यहां तक कि उसका चेहरा भी अजीब तरीके से विकृत हो गया। उसकी हंसी बेहद डरावनी थी। उसे इस हालत में देखकर मुझे भी एहसास हो गया कि कुछ बहुत गलत था। मैंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और अपने असिस्टेंट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात थी कि मेरे मोबाइल में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं था। उसे शायद समझ आ गया था कि मैं क्या करने वाला हूं, इसलिए वो और भी जोर जोर से हंसने लगी। शियाओलिन, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। मैंने तुम्हें पहले ही एक मौका दिया था, लेकिन तुम फिर भी मेरे साथ इतने बेरहम रहे। अगर ऐसा ही है तो फिर चलो हम दोनों साथ खत्म हो जाएं। हालांकि मोबाइल में सिग्नल नहीं था, लेकिन उसकी हालत देखकर मैंने एक पल भी देर नहीं की। मैं पीछे हट गया और सीधे पुलिस को बुलाने का रास्ता खोजने लगा। उसकी हालत देखकर मुझे लगा कि वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए मुझे पहले से सावधान रहना जरूरी था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो अचानक किसी जंगली भेड़िए की तरह मुझ पर झपटेगी, मेरा मोबाइल छीनकर जमीन पर जोर से पटक देगी। उसकी हरकतें इतनी तेज थीं जैसे उसने सब कुछ पहले से तय कर रखा हो। मदद बुलाना चाहते हो? मैं तुम्हें ऐसा करने का मौका नहीं दूंगी। वो मेरे मोबाइल को बार बार जमीन पर पटकती रही जब तक वो पूरी तरह खराब नहीं हो गया। फिर संतुष्टि से सिर हिलाया। मैं अब उससे एक शब्द भी बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए दरवाजे के पास जाकर उसे लगातार पीटते हुए बाहर मदद के लिए चिल्लाने लगा। कोई है? प्लीज दरवाजा खोलिए। इस बार लुओ जी ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। वो पास खड़ी होकर अजीब तरीके से हंसती रही। शियाओलिन, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। इस पूरी लाइब्रेरी में सिर्फ हम दोनों हैं। तुम चाहे जितना चिल्ला लो, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। तभी मुझे समझ आया कि वो सच में अपना आपा खो चुकी थी। अब मुझे यह भी समझ में आया कि जब मैं लाइब्रेरी पहुंचा था तब मुझे एक भी व्यक्ति क्यों नहीं मिला था। उसने ये सब पहले से ही इंतजाम कर रखा था। लेकिन मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने हम दोनों को इस वीआईपी रीडिंग रूम में अकेले बंद क्यों किया था। मैंने काफी देर तक मदद के लिए पुकारा, लेकिन सच में बाहर कोई नहीं था। पूरे कमरे में सिर्फ मेरी अपनी आवाज की गूंज सुनाई दे रही थी। अब मुझे एहसास हो गया कि इस बार वो झूठ नहीं बोल रही थी। मेरे पास अब उसके साथ कोई खेल खेलने का समय नहीं था।
था। उस वक्त मेरा धैर्य भी पूरी तरह खत्म हो चुका था। गुस्सा और कई तरह की उलझी हुई भावनाएं मेरे अंदर एक साथ उमड़ रही थीं। मैं बार बार उसके धोखे का शिकार हुआ था और अब मैं बेहद परेशान हो चुका था। मैं अचानक आगे बढ़ा और उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया। लुओ जी, ये सब बंद करो, अभी दरवाजा खोलो और मुझे बाहर जाने दो। मैंने पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द की जगह अजीब सी खुशी थी। शियाओलिन, अगर हिम्मत है तो मुझे रोक कर देखो। गुस्से में मेरा दिमाग सुन्न हो गया था, लेकिन जब मुझे लगा कि हालात बिगड़ रहे हैं तो मैंने तुरंत उसे छोड़ दिया। वो जानबूझकर मुझे उकसा रही थी और मैं उसके जाल में नहीं फंसना चाहता था। मैंने उसे नजरअंदाज करके बाहर निकलने का कोई रास्ता सोचने की कोशिश की, लेकिन तभी उसने चुपके से एक छोटी सी चीज निकाली और अचानक मेरी तरफ बढ़ी। सौभाग्य से मुझे दरवाजे के प्रतिबिंब में उसकी हरकत दिखाई दे गई और मैं समय रहते पीछे हट गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाना चाहती थी। वो पूरी तरह अपना नियंत्रण खो चुकी थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। लुओ जी ने मुझे छोड़ने का कोई इरादा नहीं दिखाया। उसकी आंखों में गुस्सा था। मैंने तुम्हारी वजह से सब कुछ खो दिया। अगर ऐसा है तो तुम भी चैन से नहीं रहोगे। मैं चाहती हूं कि तुम भी वही निराशा महसूस करो जो मैंने की है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैं लगातार उससे बचने की कोशिश करता रहा और सोचता रहा कि उसे कैसे शांत किया जाए। आखिरकार मैं उससे वो चीज छीनने में कामयाब हो गया, लेकिन वो और भी अजीब तरीके से हंसने लगी। तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो, लेकिन अब तुम्हें भी मेरे साथ इस मुसीबत में फंसना पड़ेगा। सोचो ये कैसा होगा। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अगले ही पल मुझे अचानक तेज कंपन महसूस हुआ। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, अलमारियों में रखी किताबें एक एक करके नीचे गिरने लगीं, लेकिन लुओ जी ने बचने की कोई कोशिश नहीं की। किताबें गिरती रहीं और वो वहीं खड़ी रहीं जैसे उसे किसी चीज की परवाह ही न हो। फिर पूरी अलमारियां भी हिलने लगीं। तभी मुझे समझ आया, क्या ये भूकंप था? मैंने कई संभावनाओं के बारे में सोचा था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि लुओ जी की आखिरी योजना ऐसी होगी। मुझे समझ आ गया कि मुझे हर परिस्थिति के लिए और ज्यादा तैयार रहना चाहिए था। मुझे पता था सिर्फ इतनी सी तैयारी से तुम्हें रोकना मुश्किल होगा। मैंने जो भविष्यवाणी पढ़ी थी, मुझे लगा था शायद वो गलत हो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि सच में भूकंप आ जाएगा। हालांकि भूकंप न भी आता तो भी हम दोनों यहाँ बिना खाने पानी के फांसे रहते और आखिरकार मुश्किल में पड़ जाते। वो लगातार हंसती रही। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बात पर अड़ी हुई थी। उसकी बातें सुनकर मुझे आखिरकार उसकी पूरी योजना समझ आ गई। वो चाहती थी कि हम दोनों इसी जगह फांसे रहें। मैं उससे दूर हटते हुए चिल्लाया, तुम पागल हो गई हो क्या? उसने शांत होकर सिर हिलाया। हाँ, मैं सच में पागल हो गई हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें पहले मौका दिया था। अगर तुम मुझे माफ करने और लुओ परिवार को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते तो बात यहाँ तक नहीं पहुँचती। लेकिन क्यों? शियाओलिन, अगर हमारे बीच अब प्यार नहीं भी बचा है तो क्या हमारे बीच कोई एहसास भी नहीं बचा? तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? अब मुझसे ये जिंदगी नहीं जी जा रही। ऐसा है तो मैं भी तुम्हें अपने साथ खत्म कर दूंगी। वो सच में पूरी तरह पागल हो चुकी थी। उसकी सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म हो गई थी। लेकिन भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लगातार बचने की कोशिश करने के बावजूद अचानक गिरती एक भारी अलमारी मेरी पीठ के आधे हिस्से पर जा लगी। चक्कर इतना तेज आया कि मेरे लिए खड़ा रहना भी मुश्किल हो गया। अब मेरे पास मदद बुलाने का कोई रास्ता नहीं था और सामने एक ऐसी पागल औरत थी जो मुझे अपने साथ खत्म करने पर तुली हुई थी। लुओ जी, दरवाजा खोलो। क्या तुम सच में यहीं मरना चाहती हो? अपने बच्चे के बारे में क्या सोचोगी? लेकिन उसने पहले ही अपना फैसला कर लिया था। हाँ, जिस पल मैंने इस दरवाजे के अंदर कदम रखा था, उसी वक्त तय कर लिया था कि मैं जिंदा बाहर नहीं जाऊंगी। धीरे धीरे भूकंप के झटके और तेज होते गए। आखिरकार सबसे बड़ी अलमारी भी गिर गई और लुओ जी उसके नीचे फंस गई। कुछ ही देर में वो बेहोश हो गई। मैं उसकी जेब में चाबी तलाशने ही वाला था कि तभी एक भारी किताब मेरे ऊपर आ गिरी और मैं भी बेहोश हो गया। जब दोबारा मेरी आंखें खुली तो सामने तेज सफेद रोशनी थी। कुछ पल लगे पूरी तरह होश में आने में। मैं मरा नहीं था। मैं अस्पताल में था और मेरे डैड चिंतित होकर मेरे पास बैठे थे। शियाओलिन, आखिरकार तुम्हें होश आ गया। तुम्हारे डैड को बहुत चिंता हो रही थी। मैंने अभी तक तुम्हारी मॉम को इस बारे में नहीं बताया है। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरा गला सूखा और दर्द से भरा हुआ था। मेरे डैड ने तुरंत मुझे पानी का गिलास दिया। गला थोड़ा ठीक होने के बाद पिछली सारी घटनाएं मेरे दिमाग में साफ साफ लौट आईं। सॉरी डैड, मुझे उस मुलाकात के लिए जाना ही नहीं चाहिए था। मैं सच में बहुत बेवकूफ़ था। उसकी वजह से मैं लगभग मर ही गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अगर सच में मुझे कुछ हो जाता तो मेरे पेरेंट्स पर क्या गुजरती। वो औरत मेरी जिंदगी से कहीं ज्यादा कीमती नहीं थी, लेकिन मेरे डैड ने बस प्यार से मेरा हाथ थपथपाया। कोई बात नहीं, तुम्हारे डैड तुम्हें दोष नहीं देते। गलती उस औरत की चालाकी की थी। हालांकि वो भी बहुत किस्मत वाली है कि बच गई। मेरे मन में कई तरह की भावनाएं उठीं, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी। वो मुझसे इतनी नफरत करने लगी थी कि मुझे अपने साथ खत्म करने के लिए भी तैयार हो गई। मेरे डैड ने जल्दी से विषय बदल दिया, लेकिन उनका लुओ परिवार अब पूरी तरह दिवालिया हो चुका है। जिस लाइब्रेरी में तुम दोनों के साथ हादसा हुआ था, वो भी घटिया निर्माण का मामला निकला है। अब सिर्फ प्रशासन ही उनके पीछे नहीं पड़ा है, बल्कि आम लोग भी उन्हें जमकर कोस रहे हैं। मेरे डैड ने अपना मोबाइल निकालकर मेरे सामने रख दिया। मैंने ध्यान से देखा तो वाकई खबरें यही बता रही थी। लोग भी इस मामले से बेहद नाराज थे।
हे भगवान, अगर ठीक से बनाना नहीं था तो दान ही क्यों लिया? दान के पैसे लेकर इतनी घटिया इमारत कैसे बना दी? क्या आम लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? बिल्कुल, सिर्फ पैसे ही नहीं, निर्माण करने वाली टीम भी उन्होंने ही नियुक्त की थी। ये तो बेहद डरावना है। शायद लुओ जी ने कभी नहीं सोचा था कि मामला इस तरह पलट जाएगा। वो सिर्फ मुझे अपने साथ खत्म करना चाहती थी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आखिरकार वही मुसीबत उसके अपने परिवार पर वापस आ जाएगी। सौभाग्य से मेरी चोटें ज्यादा गंभीर नहीं थीं, इसलिए मुझे जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल गई। लुओ जी भी किसी तरह बच गई, लेकिन महंगा इलाज जारी रखने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसे भी जल्दी अस्पताल से छुट्टी लेनी पड़ी। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची और दरवाजा खोला, सामने से शुयांग ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। लुओ जी एक पल के लिए पूरी तरह स्तब्ध रह गई और जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर के कई हिस्सों में अभी भी दर्द था और थप्पड़ के बाद उसका पूरा चेहरा जलने लगा। उसने सूजे हुए गाल को पकड़कर अविश्वास से शुयांग को देखा। तुमने मुझे क्यों मारा? शुयांग गुस्से में आगे बढ़ा और उसकी ठुड्डी कसकर पकड़ ली। ये मत समझना कि मुझे पता नहीं है कि तुमने पत्रकारों से क्या कहा था। तुमने कहा कि हमारा बच्चा तुम्हारा और शियाओलिन का है। शुयांग की आंखें गुस्से से फैल गईं। लुओ जी की आंखों से आंसू बहने लगे। बिल्कुल नहीं, वो हमारा बच्चा है। मैंने पत्रकारों से ऐसा सिर्फ इसलिए कहा था ताकि शियाओलिन को वहां बुला सकूं। लेकिन तभी एक और जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं है। तुम मेरे साथ रिश्ते में रहते हुए उसके साथ भी थी। मैं कैसे यकीन करूं कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ? लुओ जी शुयांग के मुंह से निकली बातों पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। वो पूरी तरह जड़ हो गई। शुयांग का गुस्सा और बढ़ गया। तुम मेरी पीठ पीछे उस आदमी से अकेले मिलने भी चली गई। तुम दोनों एक कमरे में अकेले थे। कौन जानता है तुमने वहां क्या किया? अगर भूकंप नहीं आया होता तो शायद मैं अब भी अंधेरे में रहता। शुयांग ने उसके बाल पकड़ लिए और उसे दीवार की तरफ धकेल दिया। मेरी जिंदगी बर्बाद होने की वजह तुम हो। क्या तुम्हें पता है कि अब हर कोई मुझे गालियां दे रहा है? तुमने बड़े भरोसे से कहा था कि कुछ भी गलत नहीं होगा, फिर सब कुछ ऐसा क्यों हो गया? लुओ जी का सिर उस झटके से सुन्न हो गया था, लेकिन उसे अपनी सफाई देने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। उसके माथे से गहरा लाल खून बहने लगा। तभी शुयांग ने आखिरकार हाथ रोक लिया। शुयांग अपने बाल पकड़कर जमीन पर बैठ गया और सिर हिलाते हुए चिल्लाने लगा। क्यों? आखिर ऐसा क्यों हो गया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ लुओ जी। सब कुछ तुम्हारे लुओ परिवार की वजह से हुआ। लुओ जी भी हंसने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि जिस शुयांग से वो हमेशा प्यार करती थी, वो शुरू से ही सिर्फ दिखावा कर रहा था। पहले उसकी दयालुता और समझदारी सब एक अभिनय था। अब जब लुओ परिवार दिवालिया हो चुका था, तब उसका असली चेहरा सामने आ गया था। शुयांग, तुम्हें मेरे बारे में बोलने का क्या अधिकार है? शुरुआत तो तुमने ही की थी, है ना? तुम तो सिर्फ लुओ परिवार की दौलत और रुतबे के पीछे थे। अब जब लुओ परिवार बर्बाद हो गया है, तो आखिरकार तुम्हारा असली चेहरा भी सामने आ गया है। लुओ जी ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, मैं उससे लाइब्रेरी में इसलिए मिली थी क्योंकि मैं उससे माफी मांगना चाहती थी। अगर वो मुझे माफ नहीं करता तो मैं उसके साथ ही मरने वाली थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि हम दोनों बच जाएंगे और बात यहां तक पहुंच जाएगी। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? मैं और क्या कर सकती हूं? लुओ जी दीवार से टिककर फर्श पर बैठ गई। कभी रोती तो कभी हंसती, जैसे वो पूरी तरह टूट चुकी हो। शुयांग अब उससे एक शब्द भी नहीं कहना चाहता था। उस दिन के बाद उसने बच्चे की भी देखभाल करना बंद कर दिया। 10 दिन बाद शुयांग पर एक रिसर्च पेपर की चोरी का आरोप लगा। मामला बहुत बड़ा हो गया और विश्वविद्यालय ने भी जांच शुरू कर दी, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी। शुयांग भी पूरी तरह टूट गया। इसके बाद उसने घर से बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया। वो हर दिन उसी छोटे से कमरे में पड़ा रहता और खिड़की के पर्दे तक नहीं खोलता, जैसे उसे सूरज की रोशनी का एक टुकड़ा भी देखना मंजूर न हो। एक पूर्व विश्वविद्यालय प्रोफेसर होने के नाते वो अच्छी तरह जानता था कि इन सब के क्या परिणाम होंगे। गुस्से में उसने मेज पर रखा सारा सामान जमीन पर फेंक दिया। ये जरूर शियाओलिन ने किया है। उसी ने मेरे खिलाफ शिकायत की है। वो हम दोनों को खत्म करना चाहता है। लगातार झगड़ों के कारण लुओ जी भी काफी समय पहले ही उससे तंग आ चुकी थी। दोनों के बीच अब लगभग कोई भावनाएं नहीं बची थी। वे सिर्फ इसलिए साथ रह रहे थे क्योंकि उनके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। बस करो, ये सब तुम्हारी अपनी करनी है ना? तब तुमने इसके परिणामों के बारे में क्यों नहीं सोचा था? उसकी आवाज में घोर नफरत थी। उनके पास बैठा बच्चा जोर जोर से रो रहा था। हर दिन उस घर में रहना दम घोंटने जैसा हो गया था। शुयांग पहले से ही गुस्से में था और लुओ जी की बात सुनते ही उसने उसे फिर थप्पड़ मार दिया। चुप हो जाओ, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुमसे मिलने से पहले मेरी जिंदगी बिल्कुल ठीक थी। लुओ जी भी पीछे नहीं हटी। उसने पास रखा चाय का कप उठाकर शुयांग की तरफ फेंक दिया। सबसे बेशर्म इंसान तुम हो। निकलो यहां से, अभी निकलो। दोनों के बीच फिर झगड़ा शुरू हो गया। पास में बैठा बच्चा लगातार रोता रहा, लेकिन दोनों में से किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आखिरकार जब दोनों पूरी तरह थक गए, तभी जाकर झगड़ा रुका। दोनों फर्श पर बैठे सड़ती हुई छत को देखते रहे, पूरी तरह निराश। लेकिन उन्हें जो कुछ मिला था वो उनकी अपनी करनी का ही परिणाम था। बाद में लुओ जी ने मुझसे कई बार बात करने की कोशिश की। वो कंपनी के बाहर तक आकर मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई और माफी की भीख मांगी। वो अपनी मौजूदा जिंदगी और नहीं झेल पा रही थी और मेरी माफी चाहती थी, लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। पिछली घटना के बाद अब मैं इतना मूर्ख नहीं था कि उसकी बातों पर दोबारा विश्वास करूं। इंसान को अपने किए की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। बाद में शुयांग को अकादमिक धोखाधड़ी और रिसर्च पेपर की चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। लुओ जी बच्चे के साथ अकेली रह गई, लेकिन उसके पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। काफी समय बाद किसी ने मुझे बताया कि लुओ जी एक सुनसान पड़ी फैक्ट्री में रह रही है। मैंने अब उसकी परवाह करना भी छोड़ दिया था। जो परिणाम उसे मिला था वो उसके अपने कर्मों का था। कुछ ही समय बाद मेरी मॉम को भी अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी। उन्हें लेने जाते समय रास्ते के किनारे एक नई खुली हुई हस्तशिल्प की दुकान ने मेरा ध्यान खींच लिया। दुकान की मालकिन काफी युवा थी। उसने साधारण सफेद सूती ड्रेस पहन रखी थी और उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी।
नमस्ते, आप क्या देखना चाहेंगे? मेरी नज़र तुरंत दुकान के बीचों बीच रखे एक खूबसूरत स्याही चित्र वाली शॉल पर पड़ी। उस पर बनी कढ़ाई का हर टांका बेहद बारीकी से किया गया था और पूरी शॉल देखने में बेहद खूबसूरत और सादगी भरी लग रही थी। मेरी मॉम को ऐसी चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद थी। अगर मैं ये उन्हें दूंगा तो वो ज़रूर बहुत खुश होंगी। दुकान की मालकिन मुस्कुराकर बोली, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। ये हमारे पूरे दुकान में सिर्फ एक ही है। इसकी हर सिलाई और हर बारीकी मैंने खुद अपने हाथों से की है। मैं इसे ले लूंगा, पैक कर दीजिए। मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसने सावधानी से शॉल पैक करके मुझे सौंप दी। फिर कभी भी आइएगा, जरूर। सच में मेरी मॉम को वो तोहफा बहुत पसंद आया। इसके बाद मैं अक्सर अपनी मॉम के लिए उस दुकान से अलग अलग हस्तशिल्प की चीजें खरीदने लगा और उन्हें लगभग हर चीज पसंद आती थी। धीरे धीरे मैं उस दुकान का नियमित ग्राहक बन गया और दुकान की मालकिन से भी मेरी अच्छी पहचान हो गई। 2 साल और बीत गए। इस दौरान मैं उस दुकान की मालकिन को बेहतर तरीके से जानने लगा। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और आखिरकार हमने मैरिज कर ली। पुराने समय के उन लोगों की यादें धीरे धीरे मेरे मन से मिटती चली गईं। अब मुझे शायद ही याद था कि वो कैसी दिखती थी, यहाँ तक कि उसकी आवाज भी धुंधली पड़ चुकी थी। मुझे पता था कि अब मेरी जिंदगी पहले से कहीं बेहतर होगी। मेरे साथ एक ऐसा जीवन साथी था जो मुझसे प्यार करता था और मेरे पेरेंट्स भी स्वस्थ थे। आगे आने वाला हर दिन निश्चित रूप से पहले से बेहतर होने वाला था।